हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द बैटरीज और हमने प्राइमरी सेल के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपके बैटरीज के बारे में बता दिया था। देखो एक्चुअली में जो हमारी बैटरीज होती हैं वो एक्चुअली में होती क्या है, मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको रिवाइज करवा दूँ कि क्या हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया था कल के बारे में, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे भी जाके वो प्राइमरी सेल का टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट हमने क्या किया था। एक्चुअली में व्हाट आर बैटरीज, बैटरीज होती क्या है, दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ द सेवरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये बैटरीज क्या होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है जो आपस में कैसे कनेक्ट करे होते हैं, सीरीज में कनेक्ट करे होते हैं। कैसे कनेक्ट करे होते हैं आपस में, सीरीज में कनेक्ट करे होते हैं, और उसे आप क्या बोलते हो, बैटरी बोलते हो। क्या बोलते हो उसे आप, बैटरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैटरी की जो कॉम्बिनेशन हो गया सेवरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, जो सीरीज में हमने कनेक्ट कर रखे हैं। देखिए अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को आपको पता ही क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं। तो इन्हें अगर आपने कॉमर्शियली यूज़ करना है तो कैसे यूज़ किया जाए, मतलब देखो बैटरीज को मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, कॉमर्शियल सेल्स लिखा है ना। तो अगर आपको इन्हें एज ए कॉमर्शियली यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करा जाए, इनके पास मतलब ऐसी कौन सी दो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो उनको फुलफिल करनी पड़ेगी ताकि इनको हम कॉमर्शियली भी यूज़ कर सकें इन्हीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को। तो क्या होना चाहिए, देखो इट मस्ट बी कॉम्पैक्ट। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, लैक ऑफ कॉम्पैक्टनेस। कल भी मैंने आपको बताया था इनमें क्या होता है, लैक ऑफ कॉम्पैक्टनेस। तो अगर कॉम्पैक्टनेस अगर आ जाए तो क्या आप इनको बैटरीज कमर्शियल सेल की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, है ना। दूसरा कि जो वोल्टेज में ड्रॉप होना चाहिए, जो वोल्टेज में ड्रॉप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा स्टेडी होना चाहिए, सडन नहीं होना चाहिए। द ड्रॉप इन द वोल्टेज शुड बी स्टेडी नॉट सडन। वोल्टेज में ड्रॉप स्टेडी होना चाहिए, सडन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ मैंने लिखा फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस द बैटरी शुड बी कॉम्पैक्ट। बैटरी को कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, कॉन्स्टेंट वोल्टेज होनी चाहिए। मतलब एक जो वोल्टेज में ड्रॉप है वो स्टेडी होना चाहिए, एकदम से अचानक नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को यूज़ करना है बैटरीज की फॉर्म में, मतलब कमर्शियली यूज़ करना है, तो कॉम्पैक्ट होने चाहिए, कॉम्पैक्टनेस वहाँ पे होनी चाहिए, और आपकी वोल्टेज में ड्रॉप है वो स्टेडी होना चाहिए, सडन नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए जो बैटरी की वर्किंग है वो आपकी सिमिलर है, जिस प्रिंसिपल पे गैल्वेनिक सेल काम करता था ना, उसी प्रिंसिपल पे आपकी जो बैटरी की वर्किंग है वो है। बैटरी की वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल आपका गैल्वेनिक सेल का था। मतलब बस डिफरेंस कहाँ पे लाई करता है कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट नहीं होती सोल्ट ब्रिज की, यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी नहीं होती, सोल्ट ब्रिज की, ठीक है। ओके, समझ में आया आपको इतना। तो ये हमारा था कि कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज के बारे में। फिर हमने प्राइमरी सेल्स और बैटरीज के बारे में कल डिस्कस किया था कि प्राइमरी सेल्स हमारे वो सेल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या गैल्वेनिक सेल्स होते हैं विच कैन नॉट बी रिचार्ज। ये क्या होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल होते हैं जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। प्राइमरी सेल बिकम डेड हो जाता है फॉर आफ्टर यूजिंग सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, डेड। देखो मैंने कल आपको बताया था, देन द सेल बिकम डेड आफ्टर सम टाइम। ये सेल आपका डेड हो जाता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपके प्राइमरी सेल्स के बारे में। और फिर हमने डिस्कस कर लिया था ड्राई सेल और मर्करी सेल। तो ड्राई सेल और मर्करी सेल से मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन, केमिकल इक्वेशंस, जो भी रेडॉक्स रिएक्शंस थी वो मैंने आपको कल समझा दी थी। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेल्स के बारे में। सेकेंडरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो, जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो अगेन एंड अगेन, एंड कैन बी यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, जिनको आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड दीज आर चार्जेबल और रिवर्सिबल होते हैं एक तरह से। अभी मैं बताऊँगी कैसे। इसका एग्जाम्पल होगा लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम सेल। तो पहले आज हम बात करने वाले हैं आपकी लेड स्टोरेज बैटरी की, ठीक है। तो देखो लेड एसिड स्टोरेज बैटरी हमारी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी लेड एसिड स्टोरेज सेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेड एसिड स्टोरेज सेल यूज़ कहाँ पे होता है। तो ये आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली कहाँ यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ होता है और इन्वर्टर्स के अंदर यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है आपका ये, ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर के अंदर यूज होता है। तो अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्चुअली आपकी लेड एसिड स्टोरेज बैटरी के अंदर बहुत सारे आपकी प्लेट्स होती हैं, वो पैरेलली ज्वाइन होती हैं आपस में, मतलब सेल्स लगा लो या प्लेट्स लगा लो, वो क्या होती है, पैरेलल ज्वाइन होती है। देखो ये बहुत सारे सेल्स हैं या प्लेट्स बोलो, तो ये आपस में पैरेलल ज्वाइन होते हैं। क्यों ज्वाइन होते हैं यहाँ पर, बहुत सारी पैरेलल प्लेट्स ज्वाइन क्यों होती हैं, एक ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए और केमिकल रिएक्शंस अच्छे से प्रोसीड हो सकें। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे सेल्स पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पैरेलल फॉर्म में तो अरेंज्ड होते ही हैं प्लेट्स। दूसरा ये जो प्लेट्स होती हैं आपकी वो अलग अलग मटेरियल की हैं यहाँ पर, मतलब अलग अलग हैं यहाँ पर। देखो कैसे अल्टरनेटिवली ज्वाइंट है। मैंने आपको अल्टरनेटिवली ज्वाइन
बताने के लिए आपको मैंने यहाँ पे कलर अलग अलग शो कर दिया कि 3 प्लेट्स आपकी एक तरह की, 3 प्लेट्स आपकी एक तरह की, 3 प्लेट्स एक तरह की होगी, 3 प्लेट्स एक तरह की। जो 3 प्लेट्स हमारी एक काइंड की हैं वो किसकी है हमारी, देखो ब्लू वाली, देखो ब्लू वाली हमारी जो 3 प्लेट्स हैं जो एक काइंड की है वो लेड की हैं। किसकी हैं वो लेड की। जो ब्लू वाली हमारी 3 प्लेट्स हैं वो जो एक काइंड की हैं वो हमारी किसकी है लेड वाली हैं। और जो 3 हमारी ये जो ब्राउन वाली प्लेट्स हैं जो एक काइंड की हैं वो किसकी हैं एक्चुअली में, ये भी लेड की ही होती हैं, एक ग्रिड ऑफ द लेड, लेकिन यहाँ पर कोटिंग लेड डाइऑक्साइड की होती है। ये भी लेड की ही होती है लेकिन यहाँ पे जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, लेड डाइऑक्साइड की होती है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम इनको, टू हैव द आउटपुट, करंट आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए ये जो हमारी प्लेट्स होती हैं इनको हम आपस में क्या करते हैं, जो सेम काइंड के आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब दूसरा बात सुनो कि जो लेड वाली हमारी प्लेट्स है ना, ये जो लेड वाली हमारी प्लेट्स हैं ये किसकी हैं, जो ये हमारी किसकी तरह काम करते हैं, एनोड की तरह काम करती हैं। जो लेड वाली जो आपकी प्लेट्स हैं ये एनोड की तरह काम करती हैं। और ये जो आपकी लेड डाइऑक्साइड जो ब्राउन कलर से शो कर रखी हैं, जो लेड डाइऑक्साइड वाली हम किसकी तरह काम करते हैं, कैथोड की तरह। लेड डाइऑक्साइड वाली कैथोड की तरह और लेड वाली किसकी तरह काम करती है, एनोड की तरह। तो पावर आउटपुट या आपकी करंट की आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हर एक सेल की हमने क्या करा, जो कैथोड और एनोड वाली प्लेट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दिया। इधर देखो ये वाली प्लेट्स हैं आपकी ब्लू वाली जो किसकी तरह काम कर रही हैं, एनोड की तरह काम कर रही हैं, इसको मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। ऐसे ये वाली जो ब्राउन वाली प्लेट्स हैं जो किसकी तरह काम कर रही है, कैथोड की तरह, इनको मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। इनको मैंने आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। समझ में आ गई आपको इतनी बात, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर एक सेल कब होगा, जब एक एनोड और एक कैथोड होगा। एक सेल मतलब पूरा एक सेल कब बनेगा हमारा, ये बहुत सारी पैरेलल प्लेट्स हमने लगा रखी हैं, तो एक सेल हमारा कब बनेगा, जब एक एनोड और एक कैथोड होगा। एक एनोड होगा और एक क्या होगा हमारा, कैथोड होगा, ठीक है। तो एक एनोड और एक कैथोड आपका एक सेल बनाएगा। और एक सेल कितनी वोल्टेज देता है, एक सेल कितनी वोल्टेज देता है, यहाँ पर लेड एसिड स्टोरेज बैटरी के अंदर 2 वोल्ट की वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये निकाला गया था कि कितनी वोल्टेज हमारे को मिलती है, तो कितनी वोल्टेज मिलती है, यहाँ पर 2 वोल्ट की वोल्टेज मिलती है जो एक सेल प्रोवाइड करता है। तो ऐसे कितने सेल होंगे बताओ, एक सेल एक एनोड, ये एक कैथोड एक सेल, फिर दूसरा एनोड दूसरा कैथोड दूसरा सेल, तीसरा एनोड तीसरा कैथोड, है ना। तो ये एक सेल, तो कितने हो गए 1 2 3, टोटल सेल कितने हो गए, 3 सेल हो गए। और एक सेल कितने की वोल्टेज दे रहा है, 2 वोल्ट की वोल्टेज दे रहा है, तो टोटल वोल्टेज कितनी आ गई, 6 वोल्ट की। टोटल कितनी आएगी, ये पूरा 1 2 की दे रहा है तो टोटल कितनी आएगी, 6 वोल्ट की आगे वोल्टेज यहाँ पर जो हमारे को मिलेगी, ठीक है। अब देखो टू हैव द आउटपुट ऑफ द 12 वोल्ट, अगर 12 वोल्ट की आपको आउटपुट चाहिए तो कितने सेल्स यहाँ पर होंगे, 6 सेल्स आपस में सीरीज में ज्वाइन होंगे ताकि आपको क्या मिल जाए, पूरी 12 वोल्ट की आउटपुट मिल जाए, मतलब जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की बन जाए। अभी इट इज़ अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, जो बहुत सारी पैरेलल प्लेट्स जो एनोड और कैथोड की तरह काम करती हैं। हमारी एनोड वाली जो है आपकी बता दी मैंने लेड की है, कैथोड वाली लेड ऑक्साइड की है। तो यहाँ पर आपके 3 सेल्स हैं तो वोल्टेज 6 वोल्ट की मिल रही है। लेकिन ऐसे अगर आपके 3 सेल्स और हो जाए, मतलब एनोड और कैथोड आपके यहाँ पे और आ जाए, तो कितनी आपको मिल जाएगी वोल्टेज, यहाँ पे 12 वोल्ट की मिल जाएगी। समझ में आया। तो देखो ये लिखा है मैंने, द एनोड कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ प्लेट्स, एनोड नंबर ऑफ प्लेट से कंसिस्ट होता है जो आपस में पैरेलल है। एनोड नंबर ऑफ प्लेट से कंसिस्ट है जो आपस में पैरेलल है और किसकी बनी हुई है, लेड की बनी हुई है। कैथोड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ प्लेट्स, कैथोड भी नंबर ऑफ प्लेट से कंसिस्ट है, जो भी वो भी किसमें पैरेलल के अंदर है, वो किसकी बनी हुई है, लेड डाइऑक्साइड की बनी हुई है। और बीच में ये जो हमने डाला हुआ है इलेक्ट्रोलाइट डाला है, वो कौन सा डाला है, डाइल्यूट H2SO4। अब जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, तो इसलिए यहाँ पर जो बाहर जो कंटेनर होता है ना, उस प्रॉपर पैक्ड होता है। कंटेनर क्या होता है, ताकि कोई भी मटेरियल बाहर ना आ सके, तो यहाँ पे जो कंटेनर है वो प्रॉपर क्या होता है, पैक्ड होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद पॉलीमर का एक्चुअली बना होता है वो जो बाहर का हमारा कंटेनर होता है, पूरा अच्छे से कवर्ड होता है ताकि कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ सके। समझ में आया। उसके बाद जो हमारा ये H2SO4 है वो कितना है, 38% बाय मास, मतलब उसकी कंपोजिशन इतनी है और डेंसिटी कितनी है, 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड टेकन इन द प्लास्टिक हार्ड रबड़, ठीक है। प्लास्टिक या हार्ड का रबड़ का होता है। तो अभी मैंने को बता दिया, पूरा कॉम्पैक्टनेस यहाँ पे क्रिएट की जाती है ताकि कोई भी चीज़ बाहर नहीं आने वाली हो। अब मेन चीज़ ये तो हमने देख ली कंस्ट्रक्शन इसकी, है ना। मेन चीज़ अब हमने क्या देखनी है, यहाँ पे सेल की रिएक्शंस देखनी है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग। सेल की रिएक्शंस क्या होती है हमारी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के टाइम, तो वो देखते हैं हम। देखो सेल रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होता है, देखो एट एनोड, एनोड पर कौन सी थी, एनोड की तरह कौन से काम कर रही थी, लेड वाली, और कैथोड की तरह कौन काम कर रहा था, लेड डाइऑक्साइड। इतना बिठा लो भी माइंड में, एनोड की तरह कौन कौन काम कर रहा है, लेड वाला, और कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है, लेड डाइऑक्साइड वाला। तो अब देखो एट एनोड,
एनोड पर फिर मैंने आपको एक दूसरी चीज़ बताई थी कि हमेशा के लिए याद रखो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ चार्ज, बताए थे मैंने आपको ये बात, है ना। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो लेड जो है आपका, जो एनोड पर है वो किस में चेंज हो रहा है? लेड सल्फेट में चेंज हो रहा है। एक्चुअली लेड जो लेड सल्फेट में चेंज हो रहा है, तो ये हो कैसे रही है रिएक्शन आपकी? एनोड वाली रिएक्शन कैसे हो रही है? लेट मी टेल यू कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है आपकी। ये आपकी अभी आपको सिर्फ एनोड वाली रिएक्शन देखनी है कि कैसे चलेगी ये, ठीक है। तो देखो कैसे चलेगी। सबसे पहले आपका एनोड पे लेड जो है वो किस में जाएगा? लेड टू पॉजिटिव में जाएगा। लेड टू पॉजिटिव में जाएगा क्योंकि एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लॉस कर देगा। अब ये जो लेड टू पॉजिटिव है ये सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा? लेड सल्फेट। क्या बना देगा? लेड सल्फेट। अब देखो ये रिएक्शन है, लेड प्लस SO4-2 फॉर्म PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। यही लिखा ना मैंने, मतलब ये एक्चुअली हो कैसे रहा है कि जो लेड है पहले आपका Pb2 पॉजिटिव बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, फिर आपका Pb2 पॉजिटिव। SO4-2 कहाँ से आ रहा है मुझे एक बात बताओ। आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था? H2SO4 लिया था आपने इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट H2SO4 लिया था ना आपने इलेक्ट्रोलाइट, तो वो किस में डिसोसिएट होगा? H पॉजिटिव और SO4-2। तो ये SO4-2 उस इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा था, तो Pb2 पॉजिटिव ने SO4-2 एक्सेप्ट करा और क्या बना दी? PbSO4 बना दिया। क्या बना दिया? PbSO4 बना दिया। बात समझ में आ गई? ये होगी आपकी एनोड वाली रिएक्शन। अब दूसरी बताती हूँ आपको कैथोड वाली रिएक्शन। कैथोड वाली रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, PbO2 + SO4-2 प्लस दिस रिएक्शन ये हो रही है। देखो क्या होता है आपकी एनोड, ये होगी एट एनोड, ओवर एनोड। अब हमने किसकी बात करनी है? ओवर कैथोड। किसकी बात करनी है? अब हमने ओवर कैथोड की बात करनी है। ओवर कैथोड। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। और कैथोड पर कौन सी प्लेट थी? हमारी लेड डाइऑक्साइड वाली, जिस जो लेड की है एक्चुअली में, लेकिन उसके ऊपर कोटिंग किसकी है? लेड डाइऑक्साइड की है। तो Pb2 पॉजिटिव। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन करना। इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका एक्चुअली में जो Pb2 पॉजिटिव है ये क्या काम करता है आपका? ये भी किस में चेंज होता है? ये PbO2 किस में चेंज होता है? PbSO4 में। देखो PbO2 किस में चेंज हो रहा है? PbSO4 में चेंज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? PbSO4 में चेंज हो रहा है। तो ये PbO2 PbSO4 में कैसे चेंज हो रहा है? बाय हैविंग द SO4-2 आयन। SO4-2 आयन हो गए, जिसकी वजह से किस में चेंज हो गया? PbSO4 में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? PbSO4 में चेंज होगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। चार्ज को भी तो बैलेंस करना है, चार्ज को भी तो बैलेंस करना है ना हमने। तो PbO2 हमारा PbSO4 में चेंज हो गया, ये SO4-2 आपका आयन लेकर, और उसके बाद ये हमारा क्या है? रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्लस हमारे क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब देखो क्यों यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन किया, अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ तो यहाँ Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? देखो एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो यहाँ पर कितना चार्ज है? +4 चार्ज है। कितना चार्ज है यहाँ पे? +4। अगर यहाँ पे देखना चाहोगे तो कितना चार्ज है? +2। तो मतलब ये +4 से +2 में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके तो जाएगा। PbO2 PbSO4 में चेंज हो रहा है ना। और PbO2 में पहले चार्ज देखो कितना है, तो Pb एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो 2 पे कितना हो गया? -4, तो Pb पे हो गया +4। अब +4 किस में जा रहा है? +2 में, क्योंकि PbSO4 जब टूटेगा तो Pb2 पॉजिटिव और SO4-2 में टूटेगा, ठीक है। तो ये तो आपको दिख रहे हैं बैलेंस हो गए भाई, ये तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड ने आयन प्रोवाइड कर दिए। तो ये 2 जो +4 से +2 जा रहा है चार्ज, वो कहाँ जा रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो क्या बैलेंस करने हैं यहाँ पर, उसके बाद क्या रहता है हमारा? साथ में क्या आ रहा है? वाटर रिलीज हो रहा है। साथ में क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो वाटर रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 4 है, यहाँ और ये 2, 4 और 2 कितने हो गए? 6। लेकिन यहाँ पर तो कितने हैं? 4 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमारे को? 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब लेकिन हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गए, तो ये 2 और 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा? 4H पॉजिटिव। ये पूरी बैलेंस इक्वेशन हो गई। आई बात समझ आपको कि कैसे ये पूरी इक्वेशन बन रही है। लेड जो डाइऑक्साइड है वो किस में चेंज हो जाता है? PbSO4 में चेंज हो जाता है, और साथ में आपका वाटर प्रोवाइड करता है। तो ये कैसे प्रोवाइड करा वो मैंने आपको समझा दिया सारा का सारा कि कैसे हो रहा है। तो एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा से पोस्ट करके दोबारा से देख लो, कि बैकवर्ड जाकर देखो कि कैसे हो रही है ये रिएक्शन। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, कि ये जो लेड डाइऑक्साइड है ये सॉलिड है, ये SO4-2 एक्वस है, H पॉजिटिव एक्वस है,
इलेक्ट्रॉन तो चलो छोड़ो, PbSO4 सॉलिड है, H2O लिक्विड है। तो अगर लास्ट इक्वेशन में अगर EMF है, EMF निकालोगे तो वहाँ पर EMF सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, SO4- और H पॉजिटिव के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सॉलिड और लिक्विड है। आपको पता है सॉलिड और लिक्विड के लिए जो हमने एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात करी थी वो 1 होती है। फॉर प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड द एक्टिविटी कोफिशिएंट इज़ 1। तो अल्टीमेटली डिपेंडेंस किसके ऊपर होगी, SO4- के ऊपर, H पॉजिटिव के ऊपर डिपेंडेंस होगी। तो इसलिए जो हमारा सेल का EMF है वो H2SO4 की अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। सेल का EMF H2SO4 की कंसंट्रेशन चेंज करने पे चेंज हो जाएगा। अभी हमने बोला कि यहाँ पे एक सेल जो है जो एक एनोड और एक कैथोड से कंसिस्ट होता है। एक सेल जो है ना वो एक एनोड और एक कैथोड से कंसिस्ट होता है। तो कितना वोल्टेज देता है यहाँ पे EMF, जब आप 38% बाय मास H2SO4 यूज़ करते हो तो आपको 2 वोल्ट का वोल्टेज मिलता है। कितना वोल्टेज मिलता है, 2 वोल्ट का वोल्टेज मिलता है। ठीक है, सो अगर आप ये H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, क्योंकि EMF जो है वो उसी पे डिपेंड करने वाला है, तो आपका जो वोल्टेज है वो भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली ओवर द एनोड एंड द कैथोड। तो आपने क्या देखा कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एक तो आपका लेड सल्फेट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, एक आपका लेड सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा आपका वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लेड सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा वाटर। क्या आप इसकी कंबाइन इक्वेशन लिख सकते हो, इसकी कंबाइन इक्वेशन लिख सकते हो, येस और नो, लिख सकते हैं हम कंबाइन इक्वेशन। कैसे लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट राइट से कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, अब उसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कंबाइन कर दो, Pb + PbO2 SO4- कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, तो 2SO4- प्लस 4H पॉजिटिव होगी। इतनी बात। अब इधर आ जाओ, PbSO4 और यहाँ भी आपका है PbSO4। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके नियर 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आएगा, ये हो जाएंगे 2PbSO4 हो जाएंगे और साथ में ये आपका 2 वाटर। ये आपकी होगी नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। समझ में आई इतनी बात। अब देखो उसके बाद सेल रिएक्शन ड्यूरिंग द रीचार्जिंग, सेल रिएक्शन ड्यूरिंग द रीचार्जिंग। देखो रीचार्जिंग में सारा प्रोसेस उल्टा चलेगा। अब रीचार्जिंग कब होएगी, जब आपका इन्वर्टर यूज़ हो रहा था तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी। जब इन्वर्टर यूज़ में था, हमारी लाइट चली गई है, इन्वर्टर हमारा यूज़ के अंदर है, तो उस टाइम बैटरी क्या हो रही है, हमारी डिस्चार्ज हो रही है। तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पर आपका क्या होने वाला है, जो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है वो यूज्ड अप हो रहा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। जो हम H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, हम ये जो हमें H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो यूज़ हो रहा है ना ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। आपने देखा ही है कि ये आपका कैसे बन रहा है, PbSO4 कैसे बन रहा था, क्योंकि उसने SO4 2- को यूटिलाइज़ किया है, तभी तो PbSO4 बन रहा है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूटिलाइज्ड हो रहा है। तो अगर ये यूटिलाइज्ड हो रहा है तो इसकी डेंसिटी फॉल भी होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, फॉल होगी, है ना। तो इसकी डेंसिटी जब बिलो 1 अब इसकी डेंसिटी कितनी है, कितनी लिखी है मैंने, देखो 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखी है। इसकी डेंसिटी कितनी लिखी है मैंने, 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखी है। ओके, सो जब इसकी डेंसिटी फॉल हो जाएगी बिलो 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बिलो 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, तो अब इसको रिचार्जिंग की ज़रूरत है। ठीक है, समझ जाना है कि जब इसकी डेंसिटी हो जाए, मतलब समझ के जाना, मतलब आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि जब इसकी डेंसिटी हो जाए 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो अब इसको रिचार्जिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखो जब आपका डिस्चार्ज हो रहा था तो एक्चुअली में क्या होता है, डिस्चार्ज होने की वजह से आपका जो लेड है, आपने क्या चीज़ देखा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, देखो ये है ना आपकी इक्वेशन, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं कंबाइन में। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में क्या होता है, लेड सल्फेट में चेंज हो रहा था, मतलब ये जो लेड हमारा है वो लेड सल्फेट में चेंज हो जा रहा है, मतलब ये जो हमारा प्लेट है वो उसकी थोड़ी थोड़ी कम हो रहा है उसका वेट, क्योंकि लेड सल्फेट में चेंज हो रहा है। और दूसरा लेड डाइऑक्साइड भी लेड सल्फेट और वाटर में चेंज हो रहा है, तो ये यहाँ से ये लेड डाइऑक्साइड की कोटिंग भी ख़त्म हो रही है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या हो रहा है कि लेड सल्फेट में चेंज हो रहा है ना। तो अगर लेड सल्फेट में चेंज हो रहा है तो वो थोड़ा सा कम हो रहा है, हमारा लेड है वो कम हो रहा है, लेड वाली प्लेट। और लेड डाइऑक्साइड लेड सल्फेट में चेंज हो रही है, मतलब लेड डाइऑक्साइड की कोटिंग भी हट रही है, लेड डाइऑक्साइड की कोटिंग भी हट रही है। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी कंज्यूम हो रहा है। 3 चीज़ें होगी कि लेड है वो भी हमारा ख़त्म हो रहा है, लेड भी ख़त्म हो रहा है, लेड डाइऑक्साइड की कोटिंग भी ख़त्म हो रही है कि बिकॉज इट इज़ चेंज इनटू द लेड सल्फेट। और तीसरी चीज़ कि H2SO4 जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 है वो भी इलेक्ट्रोलाइट यूटिलाइज्ड हो रहा है। तो अब देखो
इतना सब काम हो रहा है, तो मतलब अल्टीमेटली सारा का सारा जो प्रोसेस है अब इसका अपोजिट होने वाला है। अब सेल और ज़्यादा करंट प्रोवाइड नहीं कर सकता और ज़्यादा वोल्टेज नहीं देख सकता, ठीक है। इनिशियली इसने 2 वोल्ट की वोल्टेज प्रोवाइड कर दी और 3 सेल है यहाँ पे, तो 6 वोल्ट की वोल्टेज इसने प्रोवाइड कर दी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, अब वो ख़त्म हो जा रहा है, तो आपका लेड जितना था वो ख़त्म हो गया, लेड डाइऑक्साइड जितना था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि डिपोजिशन हो गई है उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर किसकी, लेड सल्फेट की। जो ये इलेक्ट्रोड्स थे आपके, लेड वाला इलेक्ट्रोड था, लेड डाइऑक्साइड वाला इलेक्ट्रोड था, इन दोनों के ऊपर किसकी डिपोजिशन हो गई है, लेड सल्फेट की डिपोजिशन हो गई है। तो अब उसके बाद तो और ये वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वोल्टेज देनी पड़ेगी। आपको पता होगा कि रीचार्जिंग के अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल आउटपुट जो वोल्टेज है हमारा जो प्लग है वो रहता है ना, उसके अंदर ऑन रहता है हमारा, कि अब उसको रिचार्ज होना है, तो वो बाहर की वोल्टेज को अब यूज़ करेगा ड्यूरिंग द रिचार्जिंग। तो अब ड्यूरिंग रिचार्जिंग में क्या होगा, ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो अपोजिट हो जाएगी। अब ये सारी की सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी ड्यूरिंग द रिचार्जिंग। तो वो अब हमने देखनी है कैसे होगी ड्यूरिंग रिचार्जिंग। तो देखो इधर, ड्यूरिंग रिचार्जिंग द सेल इज़ ऑपरेटेड लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हाँ जी, मेन चीज़ आप देखिए, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ये सेल आपका किसकी तरह काम कर रहा है, गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ये सेल आपको किसकी तरह काम करेगा, आपका गैल्वेनिक सेल का, बिकॉज ये क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी हो रही है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। डिस्चार्ज हो रहा है ना, आपका लाइट गई है, इन्वर्टर यूज़ में, आपको इलेक्ट्रिसिटी तो वो दे रहा है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर वो दे रहा है तो उस टाइम केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है, तभी तो आपको मिल रही है ना इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन रिचार्जिंग में क्या होगा, अब आप बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे हो ताकि वो फिर से चार्ज हो जाए, बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज आप दे रहे हो ताकि फिर से वो चार्ज हो जाए। तो उस टाइम क्या होगा, सेल आपको किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। दो बातें ध्यान रखनी है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा और ड्यूरिंग रिचार्जिंग वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू इट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। अब इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। अब देखो क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करे थे एट एनोड, मतलब ये जो पीबी था इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे थे और वो किसने ले लिए थे, ये लेड डाइऑक्साइड ने ले लिए थे, है ना। मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन निकले, वो किसने ले लिए, कैथोड ने ले लिए। एनोड से निकले और वो किसने ले ली, कैथोड ने ले लिए। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन से लॉस करे थे वही इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, गेन करेगा। अब ये गेन करेगा तो प्रोसेस यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपोजिट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो अब ये प्रोसेस अपोजिट हो जाएंगे, मतलब जो एनोड था वो कैथोड बन जाएगा, जो कैथोड है वो एनोड बन जाएगा, जो एनोड है वो कैथोड और जो कैथोड है वो एनोड, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन, और रिडक्शन ओवर किसके ऊपर होता है, कैथोड के ऊपर। ये रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग अपोजिट होने वाली है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो ये लॉस करा था अब ये गेन करेगा तो मतलब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, एनोड के ऊपर होता है। कहाँ पे होता है इसका रिडक्शन, कैथोड के ऊपर होता है। सो ये क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। तो अब ये रिएक्शन इसके अपोजिट कर दो, Pb2SO4 + 2 इलेक्ट्रॉन Pb + SO4 - 2, ये अपोजिट हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर इतनी बात। अब दूसरी हमारी ये वाली इक्वेशन थी, है ना, जो कहाँ पे होती है, ओवर द कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन गेन करा था तो अभी क्या होगा, लॉस करेगा। ये गेन करा था, अभी लॉस करेगा, है ना। मतलब जो PbSO4 की जो डिपोजिशन हो रही है ना, उसको अब एक्सटर्नल वोल्टेज से हम PbSO4 को ब्रेक करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करके हम PbSO4 को ब्रेक करवा रहे हैं और बैकवर्ड जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बैकवर्ड। अभी डिस्चार्जिंग में हम इस साइड जा रहे थे और रिचार्जिंग में हम इस साइड जाएंगे, ठीक है, तो बैकवर्ड जाएंगे। तो मतलब PbSO4 की आपकी क्या होगी, डीकम्पोजिशन होगी जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज अब प्रोवाइड कर रहे हो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो कैथोड और एनोड है, यहाँ पे इसको एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर देना ड्यूरिंग रिचार्जिंग। एक्सटर्नल वोल्टेज आपने प्रोवाइड करनी है और वो एक्सटर्नल वोल्टेज जो है, देखो इनिशियली वो सेल कितनी वोल्टेज दे रहा था आपको, एक सेल, मतलब जो एक सेल आता था आपका वो एक एनोड और एक कैथोड से बना हुआ था। कितनी वोल्टेज दे रहा था, वो 2 वोल्ट की वोल्टेज दे रहा था। तो अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे कम होगी और वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट से कम होगी। सपोज 1.8 वोल्ट तक आ गया, वोल्टेज जो है कम होकर 1.8 वोल्ट तक आ गया। मतलब 1.8 वोल्ट पे आने के बाद मतलब इसकी इनिशियली जब पूरी फुल चार्ज है, हमारी फुल चार्ज है, तो वोल्टेज कितना देता है, ये 2 वोल्ट का वोल्टेज देता है। लेकिन जब डिस्चार्ज हो गया तो 1.8 वोल्ट तक आ गया। 1.8 वोल्ट तक आ गया तो मतलब 2 वोल्ट से कम हो गया। 2 वोल्ट से कम हो गया, इसका मतलब इसको रिचार्जिंग की ज़रूरत है। और रिचार्जिंग की ज़रूरत है तो मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज अब आप 2 वोल्ट या उससे ज़्यादा की दे सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल वोल्टेज 2 वोल्ट या उससे ज़्यादा की दे सकते हो। सो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे। बता दिए कि एनोड क्यों कैथोड बनेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन कहाँ पे होता है, ओवर द कैथोड। और सिमिलर वे में जो आपका ये वाला कैथोड पर रिएक्शन होती है, अब वो कहाँ किसकी तरह होंगी, एनोड के ऊपर होंगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेंगी, लॉस करेंगी।
यहाँ पर गेन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऐसे ही आपने नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। बस यहाँ पर एनोड कैथोड, कैथोड एनोड बन जाएगा और ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी और आप नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो, रिचार्जिंग इज़ पॉसिबल इन द केस ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। रिचार्जिंग यहाँ पे पॉसिबल होती है बिकॉज लेड सल्फेट फॉर्म ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। आपका डिस्चार्जिंग के टाइम क्या बना था, लेड सल्फेट बना था। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या बना था, लेड सल्फेट बना था। वो सॉलिड था, वो कैसा था, सॉलिड था। एंड इट स्टिक्स टू द इलेक्ट्रोड। ये क्या हो गया था, जो आपका लेड सल्फेट बना है इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके स्टिक हो गया था। क्या हो गया था, इन इलेक्ट्रोड्स पे जाके ये क्या हो गया था, स्टिक हो गया था। इट गेट स्टिक्स टू द इलेक्ट्रोड। उसके बाद देखिए, एंड विच कैन टेक अप द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिचार्जिंग। अब ड्यूरिंग रिचार्जिंग इलेक्ट्रॉन वापस ले सकता है। देखो ड्यूरिंग रिचार्जिंग इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। सो ड्यूरिंग रिचार्जिंग इट टेकिंग द इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद देखो, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वाटर इज रिलीज। डिस्चार्जिंग में वाटर रिलीज हो रहा था, लेकिन रिचार्जिंग में वाटर कंज्यूम हो रहा है। रिलीज़ कहाँ होता है, मतलब अगर राइट हैंड साइड हो, और कोई चीज़ कंज्यूम कहाँ होती है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड हो, मतलब रिएक्टेंट के साइड हो। तो ये मैंने आपको दोनों अपनी फिंगर्स रखी हुई हैं कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वाटर रिलीज़ हो रहा है, लेकिन ड्यूरिंग रिचार्जिंग वाटर क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ वाटर का लॉस होता है, कुछ वाटर का यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है। जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करते हो तो वाटर का क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है इनटू द H2 एंड O2। वाटर का क्या हो जाता है, आपने सुना ही होगा कि हमें कुछ टाइम बाद बैटरी में पानी डालना पड़ता है। बैटरी में पानी क्यों डालना पड़ता है, बिकॉज वाटर का क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किसके अंदर हो जाता है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है किसके अंदर हो जाता है, आपका H2 और O2 के अंदर। किस में हो जाता है, H2 और O2 के अंदर। तो वाटर जो है उसका कुछ लॉस हो जाता है। तो बट एक्चुअली द वाटर स्लोली इवेपोरेट्स फ्रॉम द बैटरी। वाटर स्लोली इवेपोरेट होता है, यू कैन से वाटर का लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है वाटर का, जिसमें H2 और O2 में, इसलिए वाटर डालना पड़ता है। एंड द लेवल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल एंड द वाटर शुड बी एडेड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रोलाइट टू द प्रॉपर हाइट। तो वाटर को ऐड करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रोलाइट आपका प्रॉपर हाइट तक आ जाए। तो ये था ऑल अबाउट द लेड एसिड बैटरी। पूरा लेड एसिड बैटरी के बारे में था ये आपका टॉपिक। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद देखो, आज के टाइम ये जो वाटर का ये जो लॉस की हम बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए क्या करा जाता है, ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, मेंटेनेंस, मतलब आज के टाइम क्या होता है, मेंटेनेंस फ्री बैटरीज चलती हैं। तो इलेक्ट्रोड्स हैं वो किसके बनाए जाते हैं, यहाँ पे कैल्शियम और लेड एलॉय के बनाए जाते हैं। आज के टाइम जो इलेक्ट्रोड है वो किसके बनाए जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूँ तो कैल्शियम और लेड एलॉय के बनाए जाते हैं आज के टाइम इलेक्ट्रोड, ठीक है। वो क्या काम करते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस को प्रिवेंट करते हैं। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस प्रिवेंट हो जाएगा तो H2 और O2 में ही नहीं जाएगा, तो इसलिए वाटर का जो एडिशन करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। तो आज के टाइम पर ध्यान रखना कि मेंटेनेंस फ्री बैटरीज ऑपरेट होती हैं, और उसमें क्या होता है कि कैल्शियम और लेड एलॉय के आपके इलेक्ट्रोड्स यूज़ करे जाते हैं। कैल्शियम और लेड एलॉय के इलेक्ट्रोड यूज़ करे जाते हैं जो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस को प्रिवेंट करते हैं। और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो वाटर की एडिशन नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँ तो क्या होता है कि आपकी जो लेड एसिड बैटरी होती है, इसमें अगर हम क्या करें, कोल्ड क्लाइमेट के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर इनकी EMF में डिक्रीज़ होता है। अगर हम कोल्ड, जब हमारा वेदर क्या हो, कोल्ड हो, जब हमारा वेदर क्लाइमेट जो हमारा जब कोल्ड होता है ना, तो क्या होता है, समटाइम्स लॉस होता है किसके अंदर, EMF के अंदर। अगर आपका कोल्ड क्लाइमेट है, अगर आपका क्या है, कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, इफ़ इन केस ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट, इफ़ इन ए केस ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। उस टाइम टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से क्या होता है, जो EMF है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। EMF क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी जो लेड एसिड बैटरी है वो कहाँ यूज़ की जाती है, इन्वर्टर्स में यूज़ करी जाती है, या कार वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करी जाती है ये आपकी बैटरी, ठीक है। तो अगर आपका कोल्ड क्लाइमेट है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो जो EMF जो वो दे रहा था वो EMF क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत ट्रबल होता है इन स्टार्टिंग द कार इन केस इन द कोल्ड क्लाइमेट। तो थोड़ा बहुत ट्रबल होता है किसमें, कार को स्टार्ट करने में कोल्ड क्लाइमेट के अंदर, क्योंकि थोड़ी सी जो एफिशिएंसी जो होती है वो एक तरह से कम हो जाती है। एफिशिएंसी जो होती है इसकी, जो कैपेसिटी होती है इनकी, वो थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो जाती है इन द केस ऑफ द कोल्ड के टाइम, विंटर्स के टाइम में यू कैन से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट था इसके बारे में। तो ये ऑल अबाउट लेड एसिड बैटरी के बारे में था। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी थोड़ा सा रह गया है तो बैकवर्ड जाइए, पॉज करिए और अपना उसको फिर से देखिए और इसके नोट्स प्रिपेयर करिए और रिएक्शंस को खुद से लिख कर देखिए। जो रिएक्शंस आपने करी हैं इसको खुद से लिख कर देखिए, तो यू कैन ईज़िली गेट दीज इक्वेशंस, आपको अच्छे से समझ आने वाली है।
ये हमने सेकेंडरी सेल में एक हमने बात करी किसकी, लेड एसिड स्टोरेज बैटरी की बात करी है। दूसरी हम किसकी बात करेंगे, एक तो आपके निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी जो आपकी सेकंड टाइप की बैटरी है उसकी हम बात करेंगे सेकेंडरी में, ठीक है, क्लियर। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन बाय योर सेल्फ whenever a new video is uploaded. Okay, thank you.